आज हम आपको ट्वेल्थ फिजिक्स में पहले चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। एक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, फिर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यानी फिर इसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इतने चैप्टर्स की हम लोगों को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग बताते क्या होती है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर में चार्ज किस पोजीशन पर रहेगा, रेस्ट पोजीशन पर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट इज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स बिना चार्ज के दो बॉडी के बीच फोर्स पॉसिबल नहीं है। ओके तो चार्ज की क्या क्या होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम, या फिर इसको क्या नाम दिया गया है, फ्रैंकलिन। 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। और इसका बच्चों डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 L0 TA, क्योंकि आपने पढ़ा है Q बराबर I × T, I करंट होती A और T, एंड डायमेंशनल फार्मूला ML T के टर्म्स में लिखा जाता है, M नहीं है, L नहीं है। 11th में आप इसको अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, यानी किस तरह से चार्ज को प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में। देयर आर 3 मेथड्स फॉर द चार्जिंग। नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, मान लीजिए A और B दो बॉडी हैं। इस टॉपिक के बारे में मान लीजिए A और B ये दीज 2 बॉडी हैं। जब इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो मान लीजिए A से इलेक्ट्रॉन निकलकर B पर चले गए, यानी A से B इलेक्ट्रॉन गए हैं तो A पर पॉजिटिव चार्ज एंड B पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी जो डोनेट करेगा उस पे पॉजिटिव एंड जो एक्सेप्ट करेगा उस पे नेगेटिव। तो इस तरह से बाय फ्रिक्शन हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो करंट प्रोड्यूस होती है दैट करंट इज नोन एज फ्रिक्शनल करंट। एंड दूसरा टॉपिक है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए कि ये एक कोई चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में, इसके संपर्क में एक दूसरी अनचार्ज बॉडी लाई जाती है तो इस पर भी चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। एंड थर्ड प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन, इसमें हम लोग क्या बता रहे थे कि दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है। इंडक्शन में क्या बताया गया है कि मान लीजिए कि ये आपकी एक चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी के पास हम टच नहीं करेंगे। इस चार्ज बॉडी के पास अगर हम कोई दूसरी अनचार्ज बॉडी को ले आते हैं तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए इस पे प्लस Q चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ओके बच्चों, समझ में आया इतना। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, एडिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वो सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज द algebraic sum of
ऑल ऑफ द चार्जेस। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या दिख रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है किसी आइसोलेटेड बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंस। इसका मतलब होता है कि चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर चार्ज जितना रेस्ट पर है और अगर मोशन में है तो चार्ज भी उतना ही बना रहेगा, यानी मोशन का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये बताया गया है कि चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में होता है Q बराबर एन ई, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 डैश, यानी चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, हमेशा E 2E 3E इस फॉर्म में होता है। और E की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज हमारा दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस बॉडी से चार्ज निकला है, यानी जो डोनेट करता है चार्ज को उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरा है अगर जो बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज निगेटिव चार्ज। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जनरल प्रॉपर्टी है। इसमें ये बताया गया है कि अगर चार्जेस का नेचर सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। These are the some properties related to charge. Now next topic is about distribution of charge. There are three types of distribution of charge: linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं about linear charge distribution. So what is linear charge distribution? Is charge is distributed along the length of a conducting body, then the distribution is called linear charge distribution. Suppose करिए कि एक कंडक्टिंग वायर है और इस पे हमने प्लस Q चार्ज दे रखा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा ये कहलाएगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी सब हेडिंग है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वी कंसीडर L एंड चार्ज इसके ऊपर Q है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू Q, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। इट मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलाम, लेंथ की मीटर, तो कूलाम पर मीटर। सेकेंड टॉपिक है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ बॉडी, इस तरह से बॉडी के सरफेस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी सब हेडिंग होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? इसमें यह बताया गया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, यानी इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया Q बाई A। इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो हमने मान लिया ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर प्लस Q चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूट है। होल बॉडी पर अगर चार्ज प्लस Q है
यानी इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी सब हेडिंग है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम लैम्डा रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलाम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। तो कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस आपके होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है कूलॉम्स लॉ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इससे न्यूमेरिकल आते ही हैं। तो क्या है कूलॉम्स लॉ? सबसे पहले समझिएगा। इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं, एक को Q1 हमने कंसीडर किया, एक को Q2, और ये R डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो ध्यान से समझिएगा व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस, चार्ज कैसे होने चाहिए? स्टेशनरी। व्हेन 2 पॉइंट्स एंड स्टेशनरी चार्जेस आर केप्ट एट अ certain distance are a force act between them. Magnitude of such force is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them. What is the definition of Coulomb's law? According to Coulomb's, when 2 point and stationary charges are kept at a certain distance, a force act between them. Magnitude of such force is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them. Proportionality का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट यहां पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये होती 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। That force may be attractive or repulsive. It depends on the nature of charge. If both charges are same sign, then the force is repulsive. If one is positive and other is negative, then the nature of force is attractive force. तो बच्चों कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अधिकतर पूछा गया है आपके एकेडमिक क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी। तो जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, पहला when Q1 Q2 greater than 0, यानी कि पॉजिटिव अगर है इनका प्रोडक्ट तो उस समय वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहां पर हमने लिखा है, दिखा रखा है आपको F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, दैट इज रिटेन इन दिस फॉर्म। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 2 due to first, that is F21, that is represented by this. And if charge product of charge is less than 0, तो यहां पर आप देख रहे थे Q1 Q2 greater than 0, तो फोर्स क्या था? रिपल्सिव फोर्स था, यानी बोथ आर इन सेम नेचर। अगर इसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव, जिसको एरो के द्वारा हमने अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर रखा है। इस तरह से आप कह सकते हैं, वेक्टर फॉर्म के द्वारा ये बता सकते हैं कूलॉम्स का जो लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी Q1 चार्ज Q2 पर जितना फोर्स अप्लाई करता है, Q2 चार्ज भी Q1 पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो बच्चों कूलॉम्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस R है और इनके बीच का जो मीडियम है वो एयर है
और अगर एयर है तो फोर्स क्या एक्ट करता है, एफ एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसके बीच में कोई मीडियम हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट मीडियम फुलफिल भी हो सकता है, पार्सली हो सकता है, वो हम केस बताएंगे। लेकिन अगर मीडियम इंट्रोड्यूस है, मान लीजिए फुली फिल्ड है, तो मीडियम की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर आप देखिए क्या हमें रिजल्ट मिलता है, तो आप यहीं पर मॉडिफाई कर सकते हैं। Fm ये लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/k, और ये आपका F एयर के बराबर है। तो Fm इक्वल टू F एयर अपॉन k। इसका मतलब क्या है कि अगर मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फोर्स क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है बाय फैक्टर 1/k। के यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, तो बच्चों कूलॉम्स लॉ में हम मीडियम इफेक्ट आपको बता रहे थे। अगर दोनों चार्जेस के बीच जो मीडियम आपका अगर एयर है, तो जो फोर्स एक्ट करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर उनके बीच, जैसे मीडियम का ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर उनके बीच किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि एक Q1 और Q2 ये दो चार्जेस हैं, और इनके बीच जो है मीडियम फुलफिल है, यानी पूरा का पूरा फिलअप कर दिया गया है। तो जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एयर का देखें ये है, तो यहां पर आप लिख सकते हो F एयर बाई K। इट मीन्स व्हेन वी इंट्रोड्यूस एनी मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस द वैल्यू ऑफ फोर्स इज डिक्रीजेस। फिर एक और केस हमने आपको दिखाया है कि मान लीजिए अभी तो ये फुलफिल था, अब इसमें मान लीजिए पार्सली फिल्ड है, एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि T थिकनेस उसको दिखाई गई फिगर में, अगर इस तरह से फिलअप है तो इनके बीच जो फोर्स ऐड करेगा उसका फार्मूला हमने आपको दिया है न्यूमेरिकल करते समय, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल अपान में लिखा है R माइनस T प्लस T रूट K का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर मान लीजिए अलग अलग मीडियम है और ये दोनों चार्जेस के बीच जब रखे जाते हैं तो उनके बीच जो फोर्स एक्ट करता है वो फोर्स होगा, मान लीजिए पहला मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और इनकी जो लेंथ है R1 और R2 है। तो ये जो फार्मूला बनेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल अपान R1 रूट K प्लस R2 रूट K2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने आपको बताया K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो ये याद रखना। फॉर वैक्यूम K की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, एंड अगर इंसुलेटर है तो K की वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच लाई करेगी, और लेकिन मेटल्स के लिए K की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ओके, तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कोलंबियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कंपेयर यानी डिफरेंस आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था 11th में F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हैं, और इन्हीं फार्मूले के बिहाफ पर इनमें हम सिमिलरिटी और डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि हमने सिमिलरिटी में पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप देखिए दोनों केसेस में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देखेंगे
that is F inversely proportional to R square, that is the first property, सिमिलरिटी दोनों के बीच में। एंड दूसरा, बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो आपने 11th में पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों ही कैसे फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं बोथ फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। सेंट्रल फोर्सेज जो एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट करते हैं। एंड तीसरी सिमिलरिटी हम आपको बता रहे हैं, दोनों ही फोर्स किस लॉ को फॉलो करते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने बताया था Q1 Q2 पर जितना चार्ज अप्लाई करता है, उसी तरह से Q2 Q1 पर उतना फोर्स अप्लाई करता है। अगर दो बॉडी के बीच यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो M1 M2 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, M2 M1 पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। तो दीज आर द थ्री सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम आपको दोनों में डिफरेंस आपको बताने जा रहे हैं, दोनों फोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव while gravitational force is only attractive force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सदैव अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एंड नेक्स्ट आपको डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो आपको मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे सन और अर्थ के बीच कोई भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वही रहेगा जो दोनों के बीच एक्ट करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर मीडियम इफेक्ट डालता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई भी मीडियम इफेक्ट नहीं करता है। इसी तरह से तीसरा जो डिफरेंस है कि अगर आप चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले लें चाहे प्रोटॉन ले लें, दोनों के लिए अगर इन दोनों फोर्सेस को आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कंपेयर किया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है 10⁻36, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है? 10⁻36 टाइम्स होता है। These are the similarity and difference between electrostatic force and gravitational force. Okay बेटा?